हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज साइकोलॉजी? एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज हार्ड टू डिफाइन. देखो, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसे एक लिमिटेड वर्ड्स में, बिकॉज डेफिनेशन एनी ऐसी होनी चाहिए जो सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सके. बट कुछ कुछ चीज़ों की ऐसी डेफिनेशंस आई थिंक डिफाइन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो वो यही कह रहा है कि एनी नॉलेज डिसिप्लिन हार्ड टू डिफाइन फर्स्टली बिकॉज इट इवॉल्व्स कंटिन्यूसली. साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक इवॉल्व हो रहा है. अभी ये नहीं कि वो इवॉल्व होकर एकदम एक फॉर्म में आ चुका है. इट इज स्टिल like evolving. Secondly, because the range of phenomena it studies cannot be captured by one definition. तो जिस तरह के फिनोमिनाज, क्योंकि इसके अंदर मल्टी थिंग्स होती हैं, मल्टीपल लाइक स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, तो इसे आप वन डेफिनेशंस में नहीं डाल सकते. दिस इज इवन मोर ट्रूली ऑफ साइकोलॉजी. लॉन्ग टाइम बैक स्टूडेंट्स लाइक योरसेल्फ वर टोल्ड दैट the term psychology is derived from two Greek words, psyche meaning soul and logo meaning the science or study of a subject. तो ऐसे ही बहुत टाइम पहले हम जैसे कोई स्टूडेंट था, उसने डिफाइन किया साइकोलॉजी को कि साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है. एक तो साइको विच मीन्स साइक मीनिंग इज सोल, इट्स सोल, and the logos meaning science or the study of a subject. So this is called psychology. Thus psychology was a study of soul or mind. क्या psychology जो है वो एक study of soul और mind है, ठीक है. बट सिंस दैन इट वॉज मूव्ड अवे कंसिडरेबली फ्रॉम द फोकस एंड स्टेब्लिश इट सेल्फ एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विच डील विद द प्रोसेस अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर. बट टाइम के साथ जो ये चेंज होता रहा और एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनता गया. देखो, साइंटिफिक का मतलब वो होता है जिसके ऊपर रिसर्च की जा सके, जो टेस्टेबल हो. दीज आर कॉल्ड साइंटिफिक, है ना. तो साइंटिफिक डिसिप्लिन बनता गया जो प्रोसेसेस लेने जो डील कर रहा था उन प्रोसेस से जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर के पीछे थे. तो दे वर ट्राइंग टू फाइंड द साइंटिफिक रीजंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर. तो रेंज ऑफ फिनोमिना जो होता है वो स्टडी करता है. सम ऑफ वी मेंशन अबव वी स्प्रेड ओवर सेवरल लेवल्स. लाइक एक तो इंडिविजुअल लेवल पे किया जा सकता है, डायडिक यानी टू पर्सन्स और ग्रुप पे किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है. दे ऑल्सो हैव अ बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस. इसके दो हो सकते हैं. जनरली हम साइकोलॉजी में यही पढ़ते हैं कि या तो हम बायोलॉजिकल फिनोमिना पढ़ते हैं या फिर हम सोशल फिनोमिना, जिसे हम एनवायरमेंटल भी कह देते हैं. तो बायोलॉजिकल विच वी गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है, जो जो हमारे पेरेंट्स से हमें जेनेटिक्स के रूप में मिलता है. एंड सोशल बेसिस जो हमें हमारे एनवायरमेंट से मिलता है. Naturally, therefore, the methods required to study them also vary greatly depending on the phenomena one wants to study. A discipline is defined both in terms of what it studies and how it studies. तो इसको ऐसे डिफाइन करना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन को कि वो किस तरह का, मतलब डिसिप्लिन इज डिफाइंड is both in terms of what it studies and how it studies. किस तरह से उसको डिफाइन किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाए, तो ये एक डिसिप्लिन को डिफाइन करने का सही तरीका होता है. In fact, more in terms of how or method it is uses. Keeping this in view, psychologists define forming as a science which studies mental process experiences. तो यहाँ से you can see the psychology is defined formally as a science which studied mental process experience and behavior in different contexts. तो साइकोलॉजी जो डिफाइन किया गया है वो कहते हैं कि फॉर्मली अगर हम साइंस साइकोलॉजी को डिफाइन करें तो एक तरीके की साइंस है जो मेंटल प्रोसेस को स्टडीज़ करती है, एक्सपीरियंसेस को स्टडीज़ करती है एंड बिहेवियर को स्टडीज़ करती है डिफरेंट कंटेक्स में. इन डूइंग सो इट यूज मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस टू ऑब्टेन डाटा सिस्टमैटिकली. और ऐसा करने के लिए उसे दो तरह के डाटा चाहिए होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल और एक सोशल साइंस, जो मैंने अभी आपको बताया भी कि हम कुछ भी पढ़ते हैं साइकोलॉजी में तो उसके पीछे के हम दो रीजंस ट्राइंग टू फाइंड आउट, एंड दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल. It makes sense of these data so that they can be organized as knowledge. Let us try to understand the three terms used in the definition, namely mental process, experience and behavior. इन चीज़ को हम पढ़ेंगे. तो mental process क्या होता है, experience क्या होता है, behavior क्या होता है. When we say experience are internal to the experiencing person, जब ये हम ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं टू द एक्सपीरियंसिंग पर्सन, देन वी रेफर टू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी नाइसली कि जो एक्सपीरियंसेस, देखो जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहा होता है तो वो इंटरनली उसको महसूस कर रहा होता है. और जब हम इंटरनली किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वो दो बेसिस इस बेसिस पे होता है कि वो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस बेसिस पे, यानी आप कितने कॉन्शियस और अवेयर हैं. यस.
We use our mental process when we think or try to solve a problem. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम, इवन आपको ये भी अगर डिसाइड करना है ना कि आज कौन सी शर्ट पहननी है, तो इट्स ऑल्सो लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई आज आई वॉन्ट टू वियर द वाइट और आई वॉन्ट टू वियर द ब्लू. सो इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस. तो आप कहीं वो अवेयरनेस में ला रहे हैं, कॉन्शियस वे में ला रहे हैं कि मुझे ये पहनना है. To know or remember something, one level at which these mental processes are reflected is the brain activity. और ये किस चीज़ की एक्टिविटी है? ब्रेन की. As we think or solve a mathematical problem, our brain activities can be observed using different techniques of brain imaging. तो जब हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या ब्रेन एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्रेन इमेजिनिंग करके कि कौन सी हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं ब्रेन इमेजिनिंग के लिए. हाउएवर वी कैन नॉट से दैट द ब्रेन एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस आर द सेम. हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेन एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस सेम होते हैं, ऑल्दो दे आर इंटरडिपेंडेंट, यानी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो मेंटल एक्टिविटीज़ एंड न्यूरल एक्टिविटीज़ आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस. तो जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं और न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं. दे आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसी नहीं होती हैं, अनलाइक द ब्रेन. ठीक है, जैसे ब्रेन जैसी नहीं होती. द माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हैज़ अ लोकेशन. माइंड में कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई लोकेशन नहीं होती. माइंड इमर्ज एंड इवॉल्व एज अ इंट्रैक्शन एंड एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड गेट dynamically organized in the form of system which is responsible for the occurrence of various mental process. तो देखिए ध्यान से सुनिए, आपने ह्यूमन इवेल्युएशन के बारे में सुना होगा, साइंस की बुक में पढ़ा भी होगा, आई थिंक 9th-10th में. और आपने जाना होगा कि ह्यूमन की बॉडी जो थी पहले वो 4 पैरों पे चलता था, फिर उसने थोड़ा खड़ा होना शुरू किया, फिर वो सीधा खड़ा होने लगा, है ना. तो ये एक दिन का काम नहीं था, इसमें सालों लगे और कई पीढ़ियाँ लगी तब जाके ह्यूमन बना. ठीक है, यही इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन है. तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि जो हमारे, ना केवल हमारी बॉडी बल्कि हमारे जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स थे उन्होंने भी चेंज होना शुरू किया, और उसमें से एक माइंड है. तो माइंड जो है वो इमर्ज हुआ, ठीक है, वो इवॉल्व हुआ इंट्रैक्शन और एक्सपीरियंसेस के साथ एनवायरनमेंट के इन दी वर्ल्ड, एंड गेट डायनेमिकली ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस. और धीरे धीरे उसने सोसाइटी में रहना सीखा, उसने मेंटल प्रोसेस, ऐसे मेंटल प्रोसेस होने लगे जो उसके बिहेवियर और चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. तो ब्रेन एक्टिविटीज़ जो है वो हमें इंपॉर्टेंट क्लूज देती है एज टू हाउ अवर माइंड फंक्शंस. ठीक है, तो जैसे सपोज हमारे ब्रेन में अगर कई बार अगर मतलब इफ़ आई गो इन डिटेल, तो ब्रेन इमेजनिंग जब की जाती है, या एक ब्रेन इमेज की टेक्निक होती है पेट, ठीक है, एंड एक होती है fMRI. तो उसमें क्या होता है कि वो ग्लूकोज, जब ब्रेन एक्टिविटी हो रही होती है तो वो ग्लूकोज जो ब्रेन में डालते हैं, उस मतलब ब्रेन में जो ग्लूकोज का वो होता है, वो उसकी एक्टिविटी देखते हैं कि कितनी हो रही है. तो ब्रेन एक्टिविटीज़ जो होती है हमें वो इम्पोर्टेंट क्लू देती है एज टू हाउ आवर माइंड functions, but the conscious of our own experience and mental process are much more than the neural or brain activity. लेकिन उससे भी ज़्यादा important होता है consciousness of our experience and mental process are much more than the neural or brain activities. Even when we are asleep, some mental activities go on. कहते हैं ना, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा अलर्ट होता है. तो ऐसा नहीं है कि मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती जब हम सो रहे होते हैं, स्टिल. एंड आपने सुना भी होगा कि हमें सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. तो वी ड्रीम एंड रिसीव सम इंफॉर्मेशन सच एज अ नॉक ऑन द डोर वाइल वी आर अस्लीप. सम साइकोलॉजिस्ट हैव शोन दैट वी ऑल्सो लर्न एंड रिमेंबर इन अवर स्लीप, है ना. कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताया भी है कि हम सोते हुए भी सीखते हैं या लर्न करते हैं. Mental process such as remembering, learning, knowing, perceiving, feeling are of interest to psychologists. और यही mental process, पहले तो समझिए कि mental process क्या क्या होता है. तो ये अगर आप प्लीज़ नोट डाउन करें, mental process is remembering, learning, knowing, perceiving, feeling are of interest to feeling. ये सब जो हैं these are called mental processes. They study the processes to try to understand how the mind works and to help us to improve the usage and application of these mental capacities. तो ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारा माइंड जो है वो कैसे काम करता है, हम कैसे हमें करने में, एंड एप्लीकेशन ऑफ मेंटल कैपेसिटीज़ के अंदर हमारा कैसे हेल्प करता है. तो साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडीड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल
एंड उसके बाद हमने मेंटल प्रोसेस देख लिया। देखो वी हैव गॉन थ्रू दी दैट इज दी, हमने पहले मेंटल प्रोसेस देखा, नाउ विल गो टू द एक्सपीरियंस एंड देन विल गो टू द बिहेवियर। तो नाउ आई एम गोइंग टू द एक्सपीरियंस। We all know what is experiences. When we do something we get an experience. जैसे मान लो तुम्हें बचपन में कब पता चला होगा कि गर्म चीज़ों को हाथ लगाने पे, अगर हम ज़्यादा गर्म चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस हुआ होगा, और वो ऐसा एक्सपीरियंस था जो तुम्हें हमेशा याद रहा, बार बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यस, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एक्सपीरियंस है सब्जेक्टिव इन नेचर। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? देखो इसे ना आप एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। देखो हो सकता है तुम्हारा ज़्यादा गर्म पानी से हाथ जल गया हो तो तुम्हें ज़्यादा डर लगता हो और तुम्हें मतलब गर्म पानी में हाथ डालने से ही, इन किसी का नॉर्मल भाप से जल गया हो सकता है उसका एक्सपीरियंस अलग हुआ हो, है ना। तो हर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी हर किसी का एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी, डेफिनेशन, डिफाइनिंग वे सब अलग अलग है। तो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्स एक्सपीरियंस, है ना। ये नहीं बोल सकते मान लो किसी के लव वंस की डेथ हो गई है तो हो सकता है किसी के फादर की डेथ हुई हो, किसी और की डेथ हुई हो, तो आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते ना, वो मेरे उसकी भी डेथ हुई थी या मेरे भी फादर की डेथ हुई, तुम्हारे भी फादर की डेथ हुई, तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। हो सकता है एक के फादर उसके लिए बहुत अच्छे हों और दूसरे के लिए इतने ठीक ठाक हो। तो intensity of love, intensity of all these things, it relates. So we cannot directly observe or know someone's experience. Only the experiencing person can be aware or the conscious of her or his experience. Actually में लोग कहते हैं कि we know what you can understand, but actually में वही समझ सकता है अपने conscious level पे जो उस चीज़ को experience कर रहा है। Thus, experiences are embedded in our awareness और consciousness. जो experience होते हैं वो हमारी awareness और consciousness के part होते हैं। Psychologists have found on experience of pain being experienced by terminally ill patient or of a psychological pain felt in bereavement beside experience which lead to positive feeling such as in romantic encounters. तो साइकोलॉजिस्ट ने ना केवल उन्होंने मतलब एक्सपीरियंस को फोकस किया और उन्होंने जानने की कोशिश की कि जैसे जो टर्मिनली इल पेशेंट जो होते हैं, व्हाट इज़ टर्मिनली इल, जिनकी लगभग डेथ होने वाली होती है, जैसे कैंसर पेशेंट हो गए, है ना, या HIV पेशेंट हो गए, ये टर्मिनल पेशेंट कहलाते हैं। तो ये कैसा पेन फील करते हैं, या साइकोलॉजिकल पेन जो ब्रेवेनमेंट में होता है, या इसके अलावा जो है पॉजिटिव फीलिंग्स एंड रोमांटिक इनकाउंटर्स, मतलब सबका अब सबके लिए अलग अलग रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं। So there are some historic experience also which attract the attention of psychologists, such as when a yogi meditates to enter a different level of consciousness and create a new kind of experience, or when a drug addict takes a particular kind of drug to get a high even though such drugs are extremely harmful, है ना। तो ये योगी है, वो मेडिटेट कर रहा है। जैसे सबके लिए नशे का एक्सपीरियंस अलग होता है, किसी को पढ़ाई में नशा होता है, किसी को डांस में नशा होता है, किसी को ड्रग्स से नशा लेने में मज़ा आता है। अब बात यह है कि वो ड्रग्स आपके लिए कितने हार्मफुल हैं, कि वो नशा आपके लिए कितना हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। अब वो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट यही ट्राई टू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि भाई एक योगी जब मेडिटेट करता है तो वो जब एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता ना। आप जैसे आपको अपनी बॉडी पे जब कहते हैं ना महात्मा वगैरह जाके उनको इतनी भी ठंड में ठंड नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो जो अपनी बॉडी जो है उस पर वो जो है अपनी बॉडी का कंट्रोल वो है वो छोड़ देते हैं, मतलब वो पूरा उनके जो सेंसेस उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, दे डोंट वरिड अबाउट। और वो चीज़ें ना मतलब एक लेवल होता है कॉन्शियसनेस का, आप उस पर चलते जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेज होती है, उसके मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो वो यही जानना चाहते थे कि योगी इतने ठंडी कंडीशंस में भी कैसे वो नंगे बदन मेडिटेट कर पाता है और इन्जॉय कर पाता है। और वही एक ड्रग एडिक्ट जो है ड्रग लेकर, जबकि उस ड्रग्स के इतने हार्मफुल इफेक्ट है कि उससे जान भी जा सकती है, तब भी वो लोग उसको इन्जॉय करते हैं। तो एक्सपीरियंस आर इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द एक्सपीरियंस। देखिए ध्यान से सुनिए, मेंटल प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस था और एक्सपीरियंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। यानी मेंटल प्रोसेस जनरली आपकी इंटरनल एक्टिविटी से, यानी आप किस तरह की इंटरनल एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट था, जबकि एक्सपीरियंस आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन दोनों पे है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस during a hot summer day, you may not experience the unusual discomfort if you are going for a picnic with some close friend. That's a nice example
कि सपोज़ अगर हम बहुत गर्मी में बस में जाते हैं, अगर हम काम से जा रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यार कितनी गर्मी है, लेकिन वही अगर हम पिकनिक जाना उसी बस में और सारे हमारे फ्रेंड्स हो तो गर्मी लगेगी नहीं, है ना? सो इट डिपेंड्स ऑन, तो दस द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो गई, इंटरनल मतलब आपकी बॉडी को गर्मी लग रही है, बट ड्यू टू योर एनवायरनमेंट इज सच अ पॉजिटिव वे कि आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ है, तो वो एक्सटर्नल कंडीशन उसके इफेक्ट्स को कम कर दे रहा है ना? सो दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, एंड इस डेफिनेशन का हम एक और पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज इन। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिहेवियर को एक वर्ड में समझ लीजिए, द बिहेवियर इज एन रिएक्शन। व्हाट इज दिस? रिएक्शन, और यू कैन से हाउ टू रिएक्ट। जब भी आप किसी भी चीज़ पे कुछ रिएक्ट करते हैं तो बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है, उसे ही बिहेवियर कहते हैं। आपको कोई गुस्सा दिलाता नहीं, आप गुस्सा होते हैं, है ना? जब मम्मी कहती है यार खाना खा ले, तो अब डिपेंड करता है आप उनको, अगर वो आप उनसे उल्टा बोलें और फिर वो आपसे उल्टा बोलें, तो कई बार हम लोग ना रिएक्शन, यू नो वन थिंग, बिहेवियर इज नथिंग मोर अबाउट, और इमोशंस इज नॉट नथिंग मोर अबाउट देन द रिएक्शन। हाउ डू यू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन, that influence the situation, है ना? तो behaviors are responses or reaction we make our activities we engage in. When something is hurled at you, your eyes blink in a simple reflection. तुम्हारी आँख के सामने कुछ होता है, कुछ आता है, तो आपकी सडनली आँख बंद हो जाती है। You are taking an examination, you can feel your heart pounding. जब आप एक एग्जामिनेशन दे रहे होते हो, तैयारी कर के जाते हो, तो आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगता है। उन्हीं के साथ होता है जो या तो पढ़कर जाते हैं, उनके साथ नहीं होता जो पढ़ के नहीं जाते, वो तो उनको पता होता है जो होना होता है। सो यू डिसाइडेड टू गो फॉर अ पार्टिकुलर मूवी विद अ फ्रेंड। तुम एक पार्टिकुलर मूवी के लिए जाना चाहते हो विद अ फ्रेंड। तो बिहेवियर्स में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना? सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी, शॉर्ट भी हो सकता है, एंड्योरिंग भी। सम बिहेवियर आर ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है जो विजिबल हो, तो प्लीज़ मेक इट क्लियर कि ओवर्ट इज द विजिबल, जो दिखे, visible. Sorry, my styler is not working, I think. Good. Visible, तो visible, overt, visible. They can be outwardly seen or sensed by an observer. इसे देखा जा सकता है। देखिए गुस्सा दो तरीके का होता है। जब किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो पी जाता है, मतलब वो शो नहीं करेगा, चुप हो जाएगा। साइलेंस इज़ द बिगेस्ट वेपन टू शो योर एंगर। लेकिन एक गुस्सा होता है जिसमें आप रिएक्ट कर देते हैं, है ना? आप हो सकता है अब्यूजिंग लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट कि आप हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू दी हार्म द पर्सन। द ओवर्ट इज विच इज विजिबल, दे कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर। सम आर इंटरनल और कोवर्ट, और कोवर्ट होता है हिडन, यानी जो अंदर चल रहा होता है, जो दिखेगा नहीं, तो इट इज़ कॉल्ड हिडन। तो be very clear what is overt and covert, this is important terms। overt जो दिखे यानी ऑब्जर्व हो सके, और covert which can be, which is hidden। when you are in a difficult situation while playing a game or chess, you almost feel your hand muscles twitching trying to experiment with a move, है ना? तो जब आप गेम खेल रहे होते हैं चेस, तो आपके हैंड मसल्स जो होते हैं ट्विचिंग होने लगते हैं और आप मूव के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑल बिहेवियर्स कोवर्ट और ओवर्ट आर एसोसिएटेड विद ट्रिगर बाय सम सॉरी एक मिनट some stimulus in the environment or change that happen internally। अब देखो जब वो एक एग्जांपल दे रहा है चेस का, तो आप उसमें दो तरह का बिहेवियर कर रहे हो। पहले तो आप कोवर्ट यानी आप मूव सोच रहे हो, और फिर उसे ही मूव को आपने जो सोचा उसे आप चल रहे हो बाय हार्ट, तो वो आप दिख रहा है कि आपने क्या सोचा। तो दैट इज कॉल्ड कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर। तो जो बिहेवियर होते हैं कोवर्ट ओवर्ट, वो एक्चुअली ट्रिगर्ड बाय होते हैं स्टिमुलस। एंड व्हाट इज स्टिमुलस? देखो लोग नहीं समझ पाते स्टिमुलस। स्टिमुले का मतलब होता है जो चीज़ किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करे। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है और वो तुम्हारे नाम बिगाड़ देता है, तो इफ़ ही टेक्स दैट वर्ड फॉर यू, इफ़ ही स्पीक्स इन दैट वर्ड फॉर यू, तो इट ट्रिगर्स योर एंगर, है ना?
आप उस पर अनोइंग हो जाते हो, उस पर गुस्सा करने लगते हो, तो वो आपके लिए ट्रिगर हो गया, वो स्टिमुले हो गया। एंड सपोज अगर आप उस स्टिमुले पे रिएक्ट ना करो तो वो स्टिमुले अपने आप ही ज़ीरो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो स्टिमुले इज़ जस्ट अबाउट जो चीज़, किसी चीज़ को करने के लिए आप जब कोई बिहेवियर शो कर रहे हैं उसको करने के लिए आपको प्रोवोक करें, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिगर या स्टिमुले। तो यू मे सी अ टाइगर एंड टू रन और थिंक दैट देयर इज़ अ टाइगर एंड डिसाइड टू फ्री, है ना। तो सम साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुले एंड रिस्पॉन्स, बोथ स्टिमुले एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जैसे आप एक एग्जांपल देके कि भाई जब आपके सामने टाइगर आ जाए तो आप क्या करोगे, भागोगे वहाँ से, है ना, उससे दोस्ती तो करोगे नहीं। तो वो यही जानना चाहते हैं साइकोलॉजिस्ट कि कुछ स्टिमुले और रिस्पॉन्सेस में एसोसिएटेड का मतलब, एसोसिएशन का मतलब व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, क्या इन दोनों में क्या जोड़े रखता है इन दोनों को, स्टिमुले और रिस्पॉन्स कैसे कनेक्टेड है, और क्या स्टिमुले और रिस्पॉन्सेस दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल भी होते हैं। So this is more about, I think this video is going too long, तो अब मैं psychology as a discipline I'm going to teach you in the next video. Thank you.